वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसा पाथवे पढ़ने वाले हैं। अगर इस पाथवे में म्यूटेशन हुआ तो हमारे बॉडी में कैंसर और ट्यूमर फॉर्म हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ रैस मैप पाथवे के बारे में, जो हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे यानी रोल प्ले करता है। ये सेल प्रोलिफरेशन, G1 टू एस फेज ट्रांजिशन, इन सब चीजों के अंदर हमारा रैस मैप पाथवे रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट, रैस मैप पाथवे क्या है और इसके पीछे कितने सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है और कैसे ये पूरा पाथवे वर्क करता है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, रैस मैप पाथवे एक ऐसा सिग्नलिंग पाथवे है जिसकी पूरी कैस्केड ऑफ रिएक्शन फॉस्फोराइलेशन के बेसिस पर चलती है। तो स्टूडेंट, पाथवे स्टार्ट होता है एक रिसेप्टर की सिग्नलिंग के थ्रू, क्योंकि बाहर से एक लिगेंड यानी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब आकर सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रेजेंट है आरटी के रिसेप्टर, स्टूडेंट आरटी के रिसेप्टर हमारे सेल के हर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इन्हें रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज यानी आरटी के रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही यूनिक और वेल फंक्शनिंग रिसेप्टर है जो फॉस्फोराइलेशन और ऑटो फॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रास पाथवे की स्टार्टिंग होती है ईजीएफ यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के लिगेंड यानी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बाइंड होने से आरटी के रिसेप्टर, और जैसे ही ईजीएफ आरटी के रिसेप्टर पर बाइंड होता है यहाँ पर स्टार्ट होता है स्टूडेंट फॉस्फोराइलेशन और ऑटो फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स? दो चीजें होती है, फॉस्फोराइलेशन और ऑटो फॉस्फोराइलेशन। पहले इसका डाइमराइजेशन होता है। सबसे पहले जब यहाँ पर लिगेंड बाइंड हो जाता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आरटी के रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होता है, यानी ये रिसेप्टर डाइमराइज हो जाता है और फिर इसके अंदर ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है और ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होने के बाद इसका जो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो जाकर GRB2 नाम के रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है और GRB2 नाम का ये जो रिसेप्टर है ये फॉस्फोराइलेट होने के बाद सॉस नाम के प्रोटीन को लेकर आता है और सॉस नाम का प्रोटीन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल यानी यूनिक प्रोटीन है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है पूरे रैस पाथवे के अंदर। अगर सॉस प्रोटीन ही नहीं होगा या सॉस ही नहीं होगा तो पूरा कैस्केड ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। तो स्टूडेंट, सॉस को GEF भी कहते हैं। GEF इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है। क्या है स्टूडेंट्स? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करता है, हमारे इनएक्टिव हुए रास को जीडीपी फॉर्म से जीटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट, रास का भी फंक्शनिंग जीपीसीआर की तरह ही है। ये जीडीपी बाउंड रहा तो ये इनएक्टिव रहता है और अगर इसे जीटीपी मिल गया तो ये एक्टिव हो जाता है। तो हमारा जो सॉस है वो सॉस का क्या काम है स्टूडेंट्स? ये एक्टिव करने का काम करता है। ये जीडीपी बाउंड हमारे रास को जीटीपी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और जीटीपी फॉर्म में एक्टिव रास बन जाता है और यहाँ से रास मैप पाथवे स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है GRB2 और SOS। ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है जो जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करके हमारे रैस को एक्टिव कर देता है और जब एक्टिव रास आगे बढ़ता है तो ये एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और इसे कैस्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो रैस एक्टिव होने के बाद रैफ को एक्टिव करता है फॉस्फोराइलेट कर और रैफ एक मैप के है यानी मैप काइनेस काइनेस काइनेस। तो हर स्टेप में आपको मैप के दिख रहा होगा। तो मैप के मीन्स मैप काइनेस काइनेस और काइनेस यानी फॉस्फेट ऐड होना। तो यहाँ पर हर स्टेप के अंदर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो रैफ फॉस्फोराइलेट करता है मेक को और मेक फॉस्फोराइलेट करता है ERK को और ERK हमारा फाइनल स्टेप है रैफ कैस्केड फॉस्फोराइलेशन के अंदर। तो ERK जब फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो ये ट्रैवल करता है न्यूक्लियस के अंदर। ये पूरी रिएक्शन कहाँ हो रही थी स्टूडेंट्स? ये हो रही थी साइटोसोल के अंदर। कहाँ हो रही थी? सेल के साइटोसोल के अंदर। अब एक्टिव ERK क्या करता है? जाता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। कहा जाता है स्टूडेंट्स?
न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है और न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद ELK और C-फॉस ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। क्या है स्टूडेंट्स? ELK और C-फॉस क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो ELK और C-फॉस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जाकर एक्टिवेट करता है और ELK और C-फॉस एक्टिवेट होने के बाद ये मिक जून फॉस नाम के एक्सप्रेशन जीन्स को एक्टिवेट करते हैं और फिर जीन एक्सप्रेशन होता है। और जब यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जीन एक्सप्रेशन होता है तो यहाँ पर ट्रांजिशन होगा G1 to S फेज के अंदर सेल के माइटोसिस साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर G1 से S फेज का ट्रांजिशन कैसे होगा? यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन के थ्रू कुछ साइक्लिन मॉलिक्यूल यानी साइक्लिन डी का सिंथेसिस होगा जो हमारे सेल के माइटोसिस के अंदर इन्वॉल्व होने वाला एक प्रोटीन है और ये फिर आगे बढ़कर CDKs को एक्टिवेट करता है और फिर सेल डिवीजन होता है। तो स्टूडेंट्स ये था रास मैप पाथवे जिसके अंदर सबसे पहले EGF आता है, RT के रिसेप्टर पर बाइंड करता है, रिसेप्टर डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज होने के बाद ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन के बाद एक फॉस्फेट जाकर GRB पर बाइंड होता है, GRB फॉस्फोराइलेट होकर SOS को लेकर आता है। SOS एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है जो हमारे रास को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करता है यानी GDP फॉर्म से GTP फॉर्म में और फिर यहाँ से कैस्केड ऑफ रिएक्शन यानी कैस्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होता है। रास रैफ में कन्वर्ट होता है, रैफ मेक में कन्वर्ट होता है, मेक ERK में कन्वर्ट होता है और ERK फाइनल स्टेप है कैस्केड फॉस्फोराइलेशन का जो जाकर ELK और फॉस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है और फिर C-मिक जून फॉस इन ट्रांसक्रिप्शन जीन्स का एक्सप्रेशन होता है और फिर ये साइक्लिन डी को सिंथेसाइज करते हैं, साइक्लिन डी फॉर्म होता है और फिर यहाँ से सेल का प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है, माइटोसिस के स्टेजेस स्टार्ट होते हैं डिवीजन की और फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होकर सेल डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट्स ये था रास मैप पाथवे के बारे में जिसे हमने डायग्रामेटिकली बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट की मदद से समझ लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट रास मैप पाथवे के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।